आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हिंदी मीडियम कोचिंग में। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं, आज की इस वीडियो के अंदर हमारा वीडियो का होने वाला है पार्ट 2, कक्षा 10 का पार्ट नंबर 3 और इतिहास का। ठीक है, जिसका भूमंडलीकृत विश्व का बनना, हम इस चैप्टर को पढ़ा रहे थे, जिसका हमने पार्ट 1 पहले बना चुके हैं। और अगर आपने इसका पार्ट 1 नहीं देखा है तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में के अंदर लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके आप देख सकते हैं। फिलहाल अभी हम देखते हैं पार्ट 2। ठीक है, हम पूरे चैप्टर को एक्सप्लेन करने वाले हैं कम से कम 4 से 5 पार्ट के अंदर। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है, हमारी वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, 19वीं शताब्दी 1815 से 1914, ये आज का हमारा टॉपिक है पहला। ठीक है, 19वीं शताब्दी में आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और तकनीकी कारकों ने विभिन्न तरीकों से परस्पर प्रभाव डाला। यानी क्या हुआ था 19वीं सेंचुरी में, क्या हुआ था, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक, साथ में तकनीकी जितने भी कारक थे, इन सभी ने एक अलग अलग तरीके से अपना एक साथ प्रभाव डाला था विश्व के अंदर, और इसने समाज को बदल दिया पूरी तरीके से और अपने बाहरी संबंधों को एक नया रूप दे दिया। यानी विश्व के अंदर सभी देशों के बीच में एक संबंध बनाया एक नए तरीके से। अर्थशास्त्रियों ने अंतरराष्ट्रीय आर्थिक विनिमय के अंतर्गत 3 प्रकार की गतियों की पहचान की है। यानी जो हमारे अर्थशास्त्री हैं, इकोनॉमिस्ट, उन्होंने इंटरनेशनल आर्थिक विनिमय के अंतर्गत जो 3 प्रकार की गतियां हैं उनको पहचान की, उसके बारे में बताया। सबसे पहले 3 गतियां कौन कौन सी वो देखते हैं। वस्तुओं में व्यापार का प्रवाह, पहली गति ये थी। रोजगार की तलाश में लोगों के प्रवास के कारण श्रम का प्रवाह, दूसरी गति। तीसरी गति क्या बनी, लंबी दूरी वाले स्थान या दीर्घ अवधि के निवेश के लिए पूंजी का प्रवाह। ये हमारी 3 गतियां थी। एक तो वस्तु में व्यापार का प्रवाह था, पूंजी का प्रवाह, श्रम का प्रवाह। ये सभी इस कारण से हो रहे थे कि देखो श्रम का प्रवाह क्यों होगा, जब रोजगार की तलाश में लोग इधर एक देश से या दूसरे देश में पलायन करेंगे तो श्रम का प्रवाह होगा। और जब क्या कहते हैं मार्केट के अंदर, बाजार के अंदर वस्तुओं का आदान प्रदान होगा, ठीक है, तो उस टाइम में व्यापार का प्रवाह होगा। यानी कह सकते हो आप व्यापार फैलेगा जब एक राज्य देश से दूसरे देश के बीच में या एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच में, तो व्यापार का प्रवाह होता है। अब लंबी दूरी वाले जो स्थान हो गए, ठीक है, या दीर्घ अवधि के निवेश के लिए पूंजी का भी प्रवाह हुआ साथ में। अब चलते हैं आगे। ये तीनों प्रवाह एक दूसरे से क्या है, जुड़े हुए हैं। अब चलते हैं हमारा अगला टॉपिक, विश्व में अर्थव्यवस्था का उदय। ये टॉपिक थोड़ा सा बड़ा है, इसलिए इसको ध्यान से सुनना। ठीक है, कॉर्न लॉ और इसके प्रभाव। सबसे पहले आपको बता दो, पेपर के अंदर कॉर्न लॉ जरूर आता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इस चीज को। ये क्या एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉर्न लॉ। कॉर्न का मतलब यहाँ पे मक्के की बात कर रहा हूं मैं। जमींदार के दबाव के कारण सरकार ने कॉर्न यानी मक्का के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया। इस कानून को कॉर्न लॉ के नाम से भी जाना जाता है। अब आयात का मतलब आपको पता क्या होता है, आयात का मतलब होता है इंपोर्ट करना, निर्यात का मतलब होता है एक्सपोर्ट करना। तो कहने का मतलब जमींदारों ने क्या करा, ब्रिटिश सरकार के ऊपर बहुत ज्यादा दबाव डाला। प्रेशर डालने से क्या हुआ, सरकार ने दबाव में आने के कारण आयात के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया। किसके ऊपर, कॉर्न के आयात के ऊपर, यानी मक्के के आयात के ऊपर। यानी अब बाहर के देशों से ब्रिटिश यानी ब्रिटेन के अंदर मक्का नहीं आएगा। इस कारण क्या हुआ, इस कारण भोज्य पदार्थों का मूल्य अत्यधिक हो गया। यानी ब्रिटेन के अंदर जो खाने के पदार्थ है उनका प्राइस ज्यादा बढ़ गया था, और नगर में रहने वाले उद्योगपति ने इसका जमकर क्या करा, विरोध करा। अब विरोध जाहिर सी बात करेंगे जब, एक चीज सोचिए आप खुद ही, कि जब कहीं जगह पर अचानक से दाम का मूल्य बढ़ जाएगा तो सब लोग विरोध करेंगे, जाहिर सी बात है। तो क्या कहने का मतलब है, वहां के उद्योगपति जो नगर में, शहरों में रहते थे, उन्होंने जमकर विरोध किया और ब्रिटिश सरकार पर दबाव डाला। जब दबाव डाला ब्रिटिश सरकार के ऊपर, इससे क्या हुआ, इस वजह से ब्रिटेन में भोजन का दाम अत्यधिक कम हो गया। यानी ब्रिटिश सरकार ने क्या करा, ब्रिटेन के अंदर जो आयात के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया था उसको हटा दिया था, और दाम भी क्या हो गए थे, एकदम से कम हो गए थे। अत्यधिक खाद्य पदार्थ की लागत ब्रिटेन में उत्पन्न होने वाले से भी कम थी। कहने का मतलब है आयातित का मतलब है जो बाहर से जो आ रहा था, इंपोर्ट होके खाद्य पदार्थ आ रहे थे ब्रिटेन के अंदर, उनके दाम क्या थे, दाम बहुत कम थे। जो ब्रिटेन के अंदर
प्रोडक्ट बन रहे थे, खाद्य पदार्थ। जैसे एग्जाम्पल के लिए कहूं, ब्रिटेन के अंदर जो खाद्य पदार्थ बनने हैं उनके पास अगर 100 है, तो जो बाहर से इंपोर्ट करके उनके देश में आ रहे हैं उसका दाम 80 होगा। तो इनका दाम क्या निकाला, कम था। तो भोजन के मूल्य में गिरावट आने से खपत में भी वृद्धि होती है, जिस कारण से ब्रिटेन में तेजी से क्या होता है, औद्योगिक वृद्धि हो, यानी जिस कारण क्या होता है, ब्रिटेन के अंदर तेजी से इंडस्ट्रियलाइजेशन होना स्टार्ट हो जाता है, और साथ में ही इनकम भी बढ़ जाती है लोगों की भी और देश की भी। अब यूरोप, अमेरिका, रूस और ऑस्ट्रेलिया दुनिया के हर हिस्से में जमीनों को साफ करके खेती की जाने लगी। अब इसका कारण क्या था, क्योंकि ब्रिटेन की मांग को पूरा किया जा सके। क्योंकि ब्रिटेन क्या कर रहा था, बाहर से खाद्य पदार्थ मंगवा रहा था दूसरे देशों से। तो यूरोप हो गया, अमेरिका हो गया, रूस हो गया, इन सभी ने क्या करा था, अपने यहाँ की जमीनों को साफ करवा के वहां पे खेती करवाना शुरू कर दिया था, ताकि वो ब्रिटेन की जरूरतों को पूरा कर सके। ठीक है, अब आगे चलते हैं। इस बीच अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और साथ ही अपने दोस्तों को शेयर भी करें। नए रेलवे स्टेशन व बंदरगाहों का निर्माण किया गया। अब इससे देखिए, जब जाहिर सी बात है देश की तरक्की होगी तो क्या होगा, नए रेलवे स्टेशन बने, बंदरगाहों का निर्माण भी हुआ। अब श्रम की मांग के कारण लाखों लोगों ने 19वीं शताब्दी में बेहतर जीवन की खोज में यूरोप से अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया की ओर प्रवास करने लगे। यानी जब श्रम की मांग बढ़ी, लेबर की मांग बढ़ी, मजदूरों की, तो उस टाइम में क्या हुआ, लाखों लोगों ने क्या करा, बेहतर जीवन पाने के लिए, यानी सुखी जीवन, अच्छा जीवन पाने के लिए क्या करा, यूरोप से अमेरिका की ओर और ऑस्ट्रेलिया की ओर पलायन करने लग जाते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है, वैश्विक कृषि अर्थव्यवस्था का विकास होता है। ठीक है, यानी विश्व के अंदर कृषि अर्थव्यवस्था का क्या होता है, विकास होता है पूरे विश्व के अंदर। अब कॉर्न लॉ के उन्मूलन का प्रभाव भारत पर भी पड़ा। ठीक है, अब जो कॉर्न लॉ अभी आपको मैंने समझाया था, उसका प्रभाव क्या होता है, भारत के ऊपर भी पड़ता है। यानी भारत के कुछ छोटे से राज्यों में, ज्यादा नहीं, पूरे भारत के ऊपर, भारत के कुछ छोटे से हिस्सों में इसका प्रभाव पड़ता है। अब भारत में ब्रिटिश शासकों ने निर्यात हेतु गेहूं और कपास में बढ़ोतरी करने के लिए पंजाब का विकास किया। यानी कहने का मतलब है, अब जो ब्रिटिश शासन थे, जब भारत को ब्रिटिश का शासन चल रहा था, तो वो चाहते थे कि भारत के अंदर खेती वेती करके सारा सामान भारत से ले जाकर बाहर के देशों में एक्सपोर्ट करें। तो उन्होंने क्या करा, इसलिए पंजाब का विकास करा। पंजाब के जो राज्य के अंदर खेत वगैरह थे, वहां पे उनको किसानों को बढ़ावा दिया और खेती करवाई, जिससे क्या हुआ, बाहर के देशों में जाके वो आराम से निर्यात कर पाए। ठीक है, अब चलते आगे। क्षेत्रीय वस्तुओं का विकास तेजी से हुआ। ठीक है, जो आसपास के क्षेत्र थे वहां के वस्तुओं का विकास भी तेजी से हुआ, कि 1820 से वर्ष 1914 के बीच विश्व व्यापार 25 से 40 गुना बढ़ गया। मतलब इतने तेजी से मतलब विकास होता है छोटी वस्तुओं का, क्षेत्रीय वस्तुओं का, जिससे क्या होता है, 1820 से लेकर 1914 के बीच में जो व्यापार की गति थी 25 से 40 गुना बढ़ गई थी। अब इसके अंदर 60% कृषि उत्पादों का भाग था। ठीक है, 60% किसका भाग था, कृषि उत्पादों का। जैसे एग्जांपल के लिए गेहूं, कपास, और साथ में कुछ खनिज पदार्थ भी थे जैसे कोयला। अब मैं बात करूंगा 19वीं शताब्दी के विश्व में तकनीकी की भूमिका क्या रही थी। ये हमारा आज का इस वीडियो का आखिरी टॉपिक है। 19वीं शताब्दी के विश्व में तकनीकी की क्या भूमिका है। तकनीक, अब तकनीक सबसे आप क्या समझते हैं, तकनीक का मतलब क्या हो गया, यानी आविष्कार, नई टेक्नोलॉजी का आना, यानी प्रौद्योगिकी या नए आविष्कार, जैसे रेलवे, स्टीमर, टेलीग्राफ ने 19वीं शताब्दी के विश्व में अत्यधिक प्रभाव डाला। यानी 19वीं सेंचुरी में क्या हुआ, जब इन सभी चीजों का विकास हुआ, यानी आविष्कार हुआ, इन सभी चीजों ने क्या करा, एक गहरा प्रभाव डाला था 19वीं सेंचुरी में पूरे विश्व के ऊपर। जैसे रेलवे, स्टीम वाले रेलवे हो गए, भाप वाले इंजन, टेलीग्राफ यानी टेलीफोन से बात कर सकते थे लोग। ठीक है, अब तीव्र रेल परिवहन, मालगाड़ी के हल्के डिब्बों और विशाल जहाजों ने कम लागत पर खेतों से तैयार माल को यूरोप के बाजार तक पहुंचाने में काफी सहायता की। कहने का मतलब क्या हुआ, देखिए, जब जो तेजी से चलने वाली रेलगाड़ियां थी, जहाज थे, ठीक है, रेलगाड़ियों के हल्के डिब्बे, इन्होंने क्या करा, तेजी से माल पहुंचाना स्टार्ट कर दिया। कम समय के अंदर, कम दामों के अंदर क्या हुआ, यूरोप के बाजारों तक माल पहुंचने लग गया। ठीक है, अब मास परिवहन में तकनीक की भूमिका, इस चीज को जरा समझिए। मास
मास शब्द से जानते हैं क्या, जानवरों को मास की बात कर रहा हूं यहाँ पे, ठीक है। मास परिवहन में तकनीकी भूमिका। अब टेक्नोलॉजी आ जाती है मास परिवहन के अंदर, यानी मासों का भी एक देश से दूसरे देशों के अंदर क्या होता था, ट्रांसपोर्ट होता था। 1877 दशक तक अमेरिका से यूरोप को मांस निर्यात नहीं किया जाता था। मतलब कहने का मतलब है 1870 तक अमेरिका से जो यूरोप को मांस जाता था वो नहीं जाता था। असल में उस टाइम पे जिंदा जानवरों को ले जाया जाता था। जिंदा जानवर को भेजना मुश्किल था क्योंकि इनमें से कुछ मर जाते थे तो कुछ बीमार पड़ जाते थे, जिन्हें खाना क्या हो जाता था, मुश्किल था। अब जाहिर सी बात है, जब जिंदा जानवर को आप लेके जाओगे जहाजों में रखे, ठीक है, तो वो क्या होंगे, एक तो गर्मी के कारण, घुटन के कारण मर भी सकते हैं, साथ में बीमार भी हो सकते हैं, और सफर क्या होता है, बहुत लंबा होता है, जिस वजह से उन्हें खाना क्या हो जाता है, मुश्किल था यूरोप के अंदर। तो उसके बाद एक नई टेक्नोलॉजी आती है जिसका नाम था रेफ्रिजरेटेड जहाज, यानी फ्रिज की बात करो। अब जहाज कैसे बन गए थे, फ्रिज वाले जहाज के विकास ने क्या हुआ, खराब होने वाले पदार्थों को लंबी दूरी तक पहुंचाने में काफी मदद की। जब फ्रिज की टेक्नोलॉजी आ जाती है रेफ्रिजरेटेड की, तो क्या होता है, ऐसे जहाजों के कारण क्या होता है, विकास तेजी से होता है यूरोप के अंदर, और जो खराब होने वाले पदार्थ थे वो भी टाइम से पहुंचने लग जाते हैं, लंबी दूरी तय करके भी। अब इससे यूरोपीय बाजार में मांस का मूल्य कम हो गया, ठीक है। इससे क्या हो गया, यूरोप के बाजारों में क्या हुआ था, जो मांस था तो उसका मूल्य क्या हो गया था, कम हो गया था, क्योंकि पहले तो जिंदा जानवर आ रहे थे, तो जिंदा जानवर आने की वजह से जो मांस का प्राइस था वो ज्यादा बढ़ चुका था। लेकिन जब डायरेक्ट ही मांस आ रहा था, उस केस में क्या होता है, जो मांस का प्राइस था यूरोप के बाजारों में एकदम से कम हो जाता है, और मांस गरीब या निर्धन व्यक्तियों के लिए एक दिन भर का आहार बन गया था। यानी जो वहां के रहने वाले गरीब लोग थे, निर्धन लोग थे, इनके पास पैसे कम होते थे, उनके लिए भी एक मांस कारगर साबित होता है, उनके लिए एक दिन भर यानी डेली का एक आहार बन चुका था, वो भी सस्ता। इस बेहतर जीवन के कारण देश के अंदर सामाजिक शांति उत्पन्न कर दी। यानी इस बेहतर जीवन के कारण क्या होता है, देश के अंदर एक सामाजिक शांति उत्पन्न हो जाती है, जिस उपनिवेशी को समर्थन मिलता है, ठीक है। यही था हमारा आज का टॉपिक। आज क्या मैं बता दूं, इस चैप्टर के अंदर मैंने आपको 3 टॉपिक कवर कराए हैं। एक 19वीं शताब्दी कराया है मैंने आपको कवर, ठीक है। मैंने एक कवर कराया आपको विश्व में अर्थव्यवस्था का उदय, और साथ में तकनीक के बारे में। ये तीनों टॉपिक मैंने आपको अच्छे से पढ़ा दिया। अगर इस बीच भी आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आया तो वीडियो को पॉज करके आप वीडियो को स्टार्टिंग से देख सकते हैं, लेकिन वीडियो को देखिए पूरा जरूर, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। फिर मिलेंगे इसी तरह एक नई वीडियो के अंदर। धन्यवाद, जिसका हम पार्ट 3 लेकर आने वाले हैं बहुत जल्द।